हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई नो आप सब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। अब आपको जो है एक डर जो है, इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ गई है, जो कि आपको रोज़ सता रही है कि 10 दिन पड़े हैं, अब मैं कैसे करूँगा। मैंने जो है अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपेयर करना। तो गाइस मैं कहूँगी आप अकेले नहीं हो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, बहुत से बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है। और कोई स्टार्ट नहीं किया है हमने प्रिपरेशन, तो 10 दिन है ना, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो है डरने की कोई बात नहीं है। एंड अपने आप को जो है इसमें कोसना बंद कर दो कि मैंने स्टार्ट नहीं किया। गाइज अभी आपके पास टाइम है ना, आप कर सकते हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि स्टार्ट नहीं किया है अब मुझसे क्लियर नहीं होगा। नहीं गाइज, 10 दिन में भी आप क्लियर कर सकते हो। अब आप में से बहुत से बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ना बहुत से बच्चे डिस्करेज कर रहे हैं, हमारे दोस्त डिस्करेज कर रहे हैं कि 10 दिन में तुझसे क्या ही होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले देखो, जब तक आप दूसरों की बात सुनोगे ना, आप अपने आप को जो है नहीं उठा पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही CA CET क्लियर करना है। एक आप ही हो जो अपने आप को उठा सकते हो, अपने आप को जो है अपलिफ्ट कर सकते हो। तो दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो, उनके हिसाब से जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको जो है अपने आप को अपलिफ्ट करना है ना, तो ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है, कि मुझे गिरना है या आगे बढ़ना है, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये आप डिसाइड करोगे, वो नहीं डिसाइड करेंगे। तो आप जो है ऐसे बातों को ना इग्नोर कर लिया करो। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, अभी आपके पास 10 दिन है, आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर भी कर लोगे। 10 दिन में भी बच्चों ने क्लियर किया है, आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ना आपको एक जो है फॉर्मूला जो है आज से ही जो है स्टार्ट करनी होगी, वो होगी आज से ही पढ़ूंगा, ठीक है, या आज से ही पढ़ूंगी। आप सब ना क्या करते हो, कहते हो कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी। ये मेरी भी आदत है, हम सब बच्चों की आदत है, हम बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी। तो इसमें कोई जो है आपकी गलती नहीं है, मैं कहूँगी हमारा नेचर ही वैसा है। तो आजकल हमारे पास जो है डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, तो इसके लिए जो है ये सब जो है डेली रूटीन हो गया है, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी। बट गाइस अब एग्ज़ाम जो है पास में आ रहे हैं ना, तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा फॉलो करना है कि आज से पढ़ूंगा या आज से पढ़ूंगी। गाइज अभी 10 दिन ये फॉलो करो, उसके बाद जो जैसे एग्ज़ाम हो जाए ना, आराम कर लेना। फिर आगे चल के CS एग्जीक्यूटिव के लिए फिर से आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए ना अभी से आदत डाल दो कि आज से ही पढ़ूंगा या आज से ही पढ़ूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डिसाइड व्हाट टू स्टडी। अब देखो गाइज आपके पास मैं कहूँगी कितना है, 10 डेज है, ठीक है। तो आपको जो है अभी वीडियो देख रहे हो तो प्लानिंग कर लो ये वीक की, कि मुझे क्या करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ओके, एंड कितने आवर्स देने हैं, ये आप अभी डिसाइड कर लो। इन चैप्टर्स को मार्क कर लो। एंड डेली प्लानिंग कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, बट ये वीक के लिए तो प्लान बना ही दो कि मुझे जो है 17 तारीख तक क्या करना है। अभी डिसाइड कर लो, क्योंकि कुछ ही दिन में जो है दिवाली आने वाली है, कि मुझे जो है दिवाली के दिन कितने आवर्स स्टडी करनी है, कितने आवर्स जो है मम्मी पापा के साथ स्पेंड करना है। अभी से डिसाइड कर लोगे तो 10 दिन प्रॉब्लम नहीं होगी। या डेली भी प्लानिंग करते हो तो भी अच्छी बात है, रोज़ रात को सोते हो तो डिसाइड करके सोया करो कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स टू गिव। तो गाइज ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे जिनके जो है ना अभी कॉलेज के लेक्चर्स चल रहे हैं, एंड उसके बाद जो है कॉलेज के क्लासेस भी चल रहे हैं, देन असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने कमिटमेंट के हिसाब से डिसाइड करना होगा। मेरे हिसाब से आप 5 to 6 आवर्स भी करते हो ना, अभी तो बहुत इनफ है, कंप्लीट हो जाएगा 5 to 6 आवर्स में भी आपका सिलेबस। तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा जो है टेंशन लेना चाहिए। 5 to 6 आवर्स भी करते हो तो भी इनफ है, ज़्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि इस टाइम पे ना आप फोर्स कर भी नहीं पाओगे, जैसी सिचुएशन चल रही है। तो जितना आपसे होता है उतना करो, फोर्स मत करो अपने आप को। बट हाँ, उतना डिसाइड कर लो कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा पोर्शन कवर हो जाना चाहिए, मेरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, बस। उसके बाद नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट एंड कंप्लीट फर्स्ट। तो गाइज आप जो है ना अभी 3 दिन में बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, 3 दिन में। अब आप कहोगे मैम चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 देखा है आपने। गाइस चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 2 to 3 रीडिंग, ठीक है। सिर्फ 5 to 6 आवर्स भी दोगे ना, बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 को एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर 4 5 6
आप जो है बाकी 2 दिन में कर लेना। चैप्टर 8 में तो एब्रीविएशंस ही है ना, मीनिंग ही है, आपको जो वो देख लेनी है। तो गाइज आप 3 दिन में बिजनेस कम्युनिकेशन को जो है कंप्लीट कर सकते हो, इवन इफ आप 5 to 6 आवर्स पढ़ते हो, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन को समझना बहुत आसान है गाइज। उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा लीगल एप्टीट्यूड की तरह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको जो है उसको इन डेप्थ रीड करना नहीं है जितना हमें जो है लीगल एप्टीट्यूड में करना पड़ता है। ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन 3 दिन में हो सकता है, इवन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपका 3 दिन में हो सकता है। अब आप कहोगे मैम बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 दिन में नहीं होगा, गाइस हो सकता है। आप जो है चैप्टर 1 को अगर आज करते हो या इन फ्यूचर जब भी आप प्लान कर रहे हो इन 10 दिनों में, तो चैप्टर 1 आपका जो है ना 2 to 3 आवर्स में हो जाएगा। 2 to 3 आवर्स भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट हाँ आपके रीडिंग स्पीड के हिसाब से मैं कह रही हूँ 2 to 3 आवर्स में आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। देन चैप्टर 3 भी आपका हो जाएगा 2 to 3 आवर्स में, एंड चैप्टर 4 भी। ठीक है, तो आप एक दिन में ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाकी बचे 2 दिन, उसमें जो है आप चैप्टर 2 में मैं कहूँगी सबसे एंड में करना, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज है। चैप्टर 2 पहले उठाना ही मत, ईजी है वो चैप्टर, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो पहले जो है चैप्टर 1, 3, 4 एंड 6, 8 ये पहले कंप्लीट करो, बाद में जो है चैप्टर 2 की तरफ आना। ठीक है, स्किप नहीं करना है उसको, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच चैप्टर टू फोकस ऑन। अब गाइज यहाँ पे जो है ना मैं चैप्टर्स को 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार के बेसिस पे जो है डिवाइड कर लेती हूँ। जहाँ पे जो है ये बाइफर्केशन मैंने दिया है 3 स्टार, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फोकस आपका बहुत ही हायर लेवल का रखना है। देन उसके बाद 2 स्टार यानी कि मीडियम लेवल का, एंड 1 स्टार यानी लोअर लेवल। ओके, तो अब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की बात है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को जो है मैं 3 स्टार देती हूँ। इसका मतलब आपको जो है इन चैप्टर को स्किप करना ही नहीं है। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे अच्छा, क्योंकि इन चैप्टर्स में से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप मॉक टेस्ट ही देख लेना जो होगी अभी, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद जो है चैप्टर 4 एंड 5 को मैं 2 स्टार्स दूंगी। आपको ये भी करना है क्योंकि इन चैप्टर्स में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। एंड उसके बाद चैप्टर 6 को मैं जो है 1 स्टार दूंगी, क्योंकि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को भी मैं 1 स्टार दूंगी, क्योंकि इनमें से जो है, और चैप्टर 8 को भी मैं 1 स्टार ही दूंगी। तो चैप्टर 6, 7 एंड 8 को मैं 1 स्टार दूंगी, क्योंकि इनमें से जो है हार्डली 1 या तो क्योंकि इनमें से हार्डली 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 1 स्टार दे रही हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी फोकस रखो। इसका मतलब ये नहीं है चैप्टर 6, 7 एंड 8 को आप स्किप करोगे, नहीं, वो भी करने ही है। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन तो हमारा बहुत ही जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, सिर्फ आपको हाँ यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है इन चैप्टर्स में, मैं ये कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं गाइज अगर आप ये बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर्स को एग्ज़ाम के एक दिन पहले के लिए भी रख रहे हो ना, कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ग्रामर ही है, कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले रीड कर लूँगा, तो भी सही जा रहे हो, कहीं गलत नहीं जा रहे हो जाएगा तभी भी, पर स्किप नहीं करके जाना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड 6 और 8। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको जो है 3 स्टार। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं चैप्टर 1 में से जो है डिमांड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, देन इलास्टिसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड उसके बाद जो है चैप्टर 2 में जो है आपको नेशनल इनकम की फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, देन रियल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें, तो चैप्टर 3 में गाइज प्लीज़ समझना कि कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स क्या होते हैं, हमारी बजट क्या होती है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, पब्लिक फंड क्या होता है, कॉन्टीजेंट फंड क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड कौन से साइड पे क्या आता है, रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू अकाउंट के क्या आता है। ठीक है, टैक्सेस आती है। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रीडिंग करनी होगी इन डेप्थ, तो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 की बात करें, तो चैप्टर 6 में स्कीम्स है। ठीक है, तो स्कीम्स तो उन्होंने पूछी ही है, वो पूछेंगे भी। एंड उसके बाद चैप्टर 8 कहीं ना कहीं समझना बहुत आसान है, आप जो है 3 घंटे में चैप्टर 8 कर सकते हो। चैप्टर 4 की बात आती है, तो चैप्टर 4 में डेटा को इग्नोर करके कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं उन्होंने म्यूचुअल फंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट में, एंड इंश्योरेंस के ऊपर भी,
कि ULIP का फुल फॉर्म बताओ, ऐसे। एंड चैप्टर 5 को मैं जो हूँ 2 स्टार दे रही हूँ, ठीक है। क्यों 2 स्टार दे रही हूँ? क्योंकि उसमें से जो है ना स्कीम्स पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए चैप्टर 5 को जो है स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टार है, तो ये भी आपको करना है। चैप्टर 7 को मैं कहूँगी इग्नोर करो, स्किप करके जाओ, अगर नहीं होता है स्किप करके जाओ, क्योंकि जो है डेटा कितना करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी डेटा को तो छोड़ ही दो गाइस, डेटा मत करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, स्कीम्स पे ध्यान दो, ठीक है, डेटा को इग्नोर करो। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो गाइस चैप्टर 1 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यानी कि इसको मैं 3 स्टार देती हूँ। एंड चैप्टर 3 एंड 4 को मैं 3 स्टार दूंगी। चैप्टर 2 को दोनों का जो पार्ट है 2.1 एंड 2.2 लॉ ऑफ टॉर्ट्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको जो है मैं 2 स्टार दूंगी। अब आप कहोगे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं गाइज, यहाँ पे भी फोकस करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं चैप्टर 1 में से, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में से जो क्वेश्चंस आए थे वो ज़्यादा आए थे, स्पेशली आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स के ऊपर, जो कि चैप्टर 1 में है। चैप्टर 2 में से भी जो है क्वेश्चंस आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, ठीक है। तो लीगल एप्टीट्यूड कुछ भी स्किप नहीं करना है हमें, ओके। सो हर एक चैप्टर में से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। वेरस लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी आपका जो स्टडी मटेरियल का जो पेज है 246 टू 257, गाइज ये पेज में से आप जो जितने प्रैक्टिकल्स आपसे होते हैं आप जो है सॉल्व कर लो। एंड कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है विदाउट कैलकुलेटर, पेन एंड पेपर सॉल्व करने में सम्स, जो कि मैं समझ सकती हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होती है, इजी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं होगा, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बट गाइडलाइन है, कुछ कर नहीं सकते। तो आपको जो है अभी से ही प्रैक्टिस डालनी है, जो कि बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट बहुत से बच्चों की दिक्कत ये है कि लॉजिकल रीजनिंग आती ही नहीं है, और कहीं ना कहीं ट्रिकी सब्जेक्ट है गाइज। 11th 12th ग्रेजुएशन में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया उनके लिए मुश्किल होती है ये सब्जेक्ट में, जो कि कहीं ना कहीं आप सही हो, मुझे भी होती है मुश्किल लॉजिकल रीजनिंग समझने में, मैं भी जो है अटक जाती हूँ जब सम्स देखती हूँ। तो गाइस लॉजिकल रीजनिंग में हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग में गाइस आपको वेनम डायग्राम्स है, ठीक है, वेनम डायग्राम्स। देन उसके बाद जो है आपको वर्बल रीजनिंग है। तो एग्जाम में उन्होंने वेनम डायग्राम्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे हुए थे। आप ICSI की मॉक टेस्ट जो है आप प्रीवियस देख लो, 5 सेट ऑफ पेपर्स दिए हुए हैं, मैं लिंक दे देती हूँ, आपको मिलेंगे वेनम डायग्राम्स के सम्स मिलेंगे। उसके बाद जो है ब्लड रिलेशन के सम्स भी उन्होंने पूछे, 2 से 3 तो ब्लड रिलेशन के ऊपर सम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन के जो सम्स है उसके लिए गाइस आपको टर्म्स याद करने होंगे, टर्म्स नहीं याद होंगे ना तो ब्लड रिलेशन के आप सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जो है मिसिंग कैरेक्टर्स के ऊपर भी सम आया। इसमें क्या होता है, डायग्राम्स दिए होते हैं और फिगर्स दिए होते हैं, ओके, उसमें से जो है हमें मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, एंड ये जो आपको वर्बल रीजनिंग के चैप्टर में ही मिल जाएगा। उसके बाद जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, एंड एजम्पशंस एंड स्टेटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दो। तो आप कहीं ना कहीं कौन से चैप्टर के ऊपर ध्यान दोगे? मैं कहूँगी वर्बल रीजनिंग में पेज नंबर 246 से लेकर 257 में जो है बहुत से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ये मैंने आपको टॉपिक्स बताया, ठीक है, क्योंकि मुझे चैप्टर याद नहीं होते, ठीक है। तो आपको जो है इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आप जो है कौन से टॉपिक पे फोकस करोगे? वर्बल रीजनिंग पे फोकस करोगे, मिसिंग कैरेक्टर्स पे फोकस करोगे, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पे फोकस करोगे, जो कि आपको 246 टू 257 में ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद जो है आप वेनम डायग्राम्स एंड आप जो है एजम्पशन एंड स्टेटमेंट के ऊपर, तो इन 5 या 6 टॉपिक पे आपको फोकस करना ही है। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक बताया ना, स्पेशली मिसिंग कैरेक्टर्स एंड वर्बल रीजनिंग बहुत ही आसान है। 246 टू 257 के प्रैक्टिकल सम्स कर लिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, तो इतना कर लो मैं कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टू डू अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। अब बहुत से बच्चों को जो है ना लॉजिकल रीजनिंग करने को नहीं हो रहा है, तो गाइज अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो, आप जो है लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर काम करो। बट अगर आपको है कि नहीं मैं जो हूँ छोड़ूंगा नहीं,
मैं जो हूँ लीगल एप्टीट्यूड भी करूँगा और साथ में जो है लॉजिकल रीजनिंग भी करूँगा। तो जो मैंने टॉपिक्स बताया आपको, आप उस पर काम करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विदाउट कैलकुलेटर पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम कैलकुलेटर के बिना होता नहीं है, तो हम जो है ना हमारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते ना, तो हम क्या करते हैं एट द एंड गुस्से में आके कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं करो प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि हमें करंट अफेयर्स इतने मंथ्स के कहाँ से याद होंगे, एंड हमें जो है मॉड्यूल में से भी जो है पढ़ने को हो नहीं रहा है। तो क्या आप मॉड्यूल को स्किप कर ले? तो गाइज मैं जो है कहूँगी आपको मॉड्यूल को स्किप नहीं करना चाहिए, बट हाँ आप ये कर सकते हो कि बाहर के करंट अफेयर्स नहीं कवर करो। अगर आपसे जो है बाहर का करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है इतने मंथ्स का, तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करो। क्या कर सकते हो, स्टडी मटेरियल को सिर्फ कवर कर लो। एंड आईसीएसआई की जो मॉक टेस्ट है ना उसमें जो करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, एंड उसके बाद जो है ई बुलेटिन, ठीक है। तो आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको जो है चैप्टर 1-2 पे तो मैं कहूँगी फोकस करना ही है। इन चैप्टर 3 एंड 4 में मैंने इसके पहले भी जो है पेजेस बताए हुए थे। चैप्टर 4 में मैंने कहा था 80 to 85, राइट। चैप्टर 3 में मैंने कहा था 59 to 61, वो जो मिनिस्टर्स के नाम है जितना आपसे याद होता है। उसके बाद मैंने कहा था चैप्टर 3 में कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स दिए हुए हैं, वो कर लो। तो ऐसे करके स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद गाइज ई बुलेटिन पे ध्यान दो। उसमें से ई बुलेटिन में सिर्फ गाइज कुछ ही करंट अफेयर्स दिए हुए अक्टूबर के मंथ में, 3 या 4 टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप रीड करोगे ना हो जाएगा एक दिन में। एंड एमसीक्यू सारे जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज ई बुलेटिन में से कवर कर लो। उसके बाद जो है मैं कहूँगी आपको कि अभी जो आपकी आईसीएसआई की मॉक टेस्ट होगी ना, तो उसके ना करंट अफेयर्स जो भी होंगे वो आप जो है देख लेना एक बार। तो ऐसे करके आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम अभी तक मॉक टेस्ट का ना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आ जाएगा, टेंशन मत लो। एंड आईसीएसआई जो है मॉक टेस्ट के आंसर्स भी रिलीज़ कर देगा, तो आप जो है वो भी एमसीक्यूज कवर कर लेना। ऐसे करके आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से डरो नहीं, आपके पास तो आपकी ताकत है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एंड आपकी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में कवर भी हो जाएगी। तो आपके जो है मैं कहूँगी सारी उंगलियां घी में है, तो आप टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ़ माई एमसीक्यू आंसर्स आर ऑलवेज रॉन्ग। तो गाइस यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अभी जो है 10 दिन पर है, अगर आपने जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया हुआ है, अभी स्टार्ट करो तो एमसीक्यू सॉल्व मत करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो, रीडिंग पे ध्यान दो, स्टडी मटेरियल को कवर कर लो, बहुत है। एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, मत करो प्रैक्टिस, ओके। क्योंकि क्या है, एक भी एमसीक्यू आपका रॉन्ग जाता है ना, बहुत डिस्करेज हो जाते हो। तो हमें डिस्करेजमेंट वाले काम अभी नहीं करने हैं, हमें जो है मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। तो इसके लिए एमसीक्यू, अगर आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको जो डिस्करेजमेंट होती है, आपको जो है टेंशन होने लगता है, तो ऐसे काम नहीं करने, नहीं सॉल्व करो एमसीक्यू। एंड उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इफ दे आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। तो गाइज देखो, करंट अफेयर्स जो है उसमें तो क्वेश्चंस आपके जो है वो कंट्री की आपकी नॉलेज चेक करेंगे, तो उसमें तो बाहर से ही आएंगे ना। एंड इकोनॉमिक्स में मैंने कहा है पहले भी, जैसे क्वेश्चंस आए स्कीम्स के रिलेटेड, तो 5 to 6% जो है या 10% मैं कहूँगी जो है हमारा जो पेपर होगा वो बाहर से होगा, बाकी 90% हमारे सिलेबस में से ही होगा। एंड जो इकोनॉमिक्स का आपको डर सता रहा है, तो गाइज वो भी स्कीम चैप्टर 5 and 6 में से थी अगस्त के एग्जाम में। तो इतना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस वो नहीं पूछने वाले, आपके स्टडी मटेरियल से ही होंगे क्वेश्चंस, तो आप टेंशन मत लो, आउट ऑफ सिलेबस आएगा। ये 10 दिन तो अपने दिमाग से ये सवाल निकाल लो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है स्टिक टू 1 एमसीक्यू नोट्स। अब गाइज आपके पास ना बहुत एमसीक्यू नोट्स है, आप सब बहुत टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, तो वहाँ पे जो है एमसीक्यू नोट्स बहुत स्प्रेड होते रहते हैं, एज बहुत से जनों ने जो है एमसीक्यू नोट्स बनाए, बच्चों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। बट गाइज यहाँ पे आप जो है एक डिसाइड कर लो आपको कौन सा एमसीक्यू के नोट्स रेफर करने हैं, अगर आप कर रहे हो तो। क्योंकि क्या है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास ये भी स्टडी मटेरियल है, मेरे पास ये भी स्टडी मटेरियल है, मेरे पास ये भी एमसीक्यू नोट्स है, फिर भी मेरे एमसीक्यूज जो है आंसर रॉन्ग आता है। तो गाइज यहाँ पे ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि ओवरडोज हो गया आपका, इन्फॉर्मेशन इतना ओवरडोज हो गया जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं। तो इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो, स्टडी मटेरियल पे ध्यान दो, एंड कोई भी एमसीक्यू का नोट रेफर कर रहे हो एक ही करो, ठीक है। तो आपका अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है,
फिर कोई भी जो है आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप एमसीक्यू के नोट्स रेफ़र कर रहे हो तो कोई भी एक रेफ़र करो। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास मल्टीपल नोट्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से ओवरलोड हो गया, ओवरडोज हो रहा है, इसकी वजह से एमसीक्यू के आंसर्स आपके रॉन्ग आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, शुड बी अटेंड मैराथन सीरीज। गाइज इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पोस्ट की थी। मैं अभी भी कह रही हूँ, इसके पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था ना, वहाँ पे मैंने कहा था कि आप जो है पहले ही मैराथन कंप्लीट कर लो, ओके, फिर जो है एंड में आप स्टडी मटेरियल पे ध्यान दे सको। तो मैं अभी भी यही कहूँगी, अभी तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप बैलेंस कर पाते हो मैराथन एंड स्टडी मटेरियल पे तो बहुत अच्छी बात है, मैराथन देखो। बट अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है, आप जो है मैराथन आपको देखनी ही है, कि बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं मुझे जो है देखनी ही है, ठीक है, तो गाइज फिर आप जो है टेंशन ना लो, एनजाइटी नहीं हो तो आप मैराथन सीरीज़ देखो। बट स्टडी मटेरियल को इग्नोर करके मैराथन सीरीज़ देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल पे भी ध्यान देना है। और उसके बाद जो है गाइज, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है ना, एनजाइटी, कि नहीं नहीं बहुत से बच्चे जो है मुझे ऐसे करते हैं कि मैम मैराथन ही देख रहा हूँ, मुझे जो है स्टडी मटेरियल रीड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो गाइस फिर मैराथन मत देखो, क्योंकि जो टीचर्स आपके मैराथन कंडक्ट करवा रहे हैं वो भी आपको कहेंगे कि बच्चों आप जो है रीड भी कर लेना स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो गाइस मैराथन आप देख रहे हो तो स्टडी मटेरियल भी रीड करना, बट अगर आप जो है स्टडी मटेरियल को इग्नोर करके मैराथन देख रहे हो तो मैं कहूँगी फ़ायदा नहीं है, फिर मत देखो। जिनका 1% भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनको तो मैं कहूँगी मैराथन मत देखो, आप जो है पहले अपने स्टडी मटेरियल रीडिंग पे ध्यान दो। और बहुत से बच्चे जिनका 50 to 60% सिलेबस हो गया है, ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके जो टॉपिक्स लेफ्ट है उनकी जो है आप मैराथन वीडियो फॉरवर्ड करके देख लेना, टॉपिक्स तो सभी कवर होते हैं, ओके। सो आप ऐसे कर सकते हो, बट बैलेंस करना दोनों में अगर देखना चाहते हो, बैलेंस नहीं होता है तो फिर मत देखो मैं कहूँगी, क्योंकि आप जो है क्या करते हो, बैलेंस हो रहा नहीं है, आप जो है लाइक मैराथन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो बट स्टडी मटेरियल पे ध्यान नहीं देते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर देखना है तो दोनों को बैलेंस करो, ओके। एक काम सही से कर रहे हो, एक काम सही से नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, शुड बी सॉल्व मॉक टेस्ट। तो गाइज देखो, अगर आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ओके। अगर आपका 50 to 60% सिलेबस हो गया है, 40% हो गया, तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। या अगर आपकी जो प्रिपरेशन भी अभी चल रही है, ठीक है, तो आप जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करो, बट एक ही कंडीशन पे सॉल्व करना, जब आप डीमोटिवेट नहीं होते हो। आप जो है अगर आपका एक भी एमसीक्यू रॉन्ग आ जाता है उसको देख के आप डरते नहीं हो तो ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना। अदरवाइज़ अगर आप डर जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो, आपका रोना चालू हो जाता है कि मेरा एक भी एमसीक्यू रॉन्ग क्यों गया, इससे तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना मैं कहूँगी, ओके। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना। ऑल्सो गाइज दिवाली आ रही है, इसके लिए जो हैप्पी दिवाली। और दिवाली के दिन भी सारा दिन बुक उठा के ही नहीं बैठना, अपने मॉम डैड के साथ भी जो है टाइम स्पेंड करना। और आपके मॉम डैड को भी मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड गाइज इस बार जो है मैं कहूँगी अपने हेल्थ का तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का भी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमें सर्दी है, हमें बुखार है। तो मैं समझ सकती हूँ, इन्वायरमेंट ख़राब है, हमारी जो है सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है हेल्थ के मामले में, तो इसके लिए। और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे बहुत बीमार गिर जाते हैं टेंशन में भी। तो गाइस आप जो अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। मैं प्रे करूँगी कि आप सब जो जल्दी से जो भी बीमार है वो ठीक हो जाए, एंड जल्दी से आपका जो CA CET क्लियर हो जाए, और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्लियर हो जाओगे आप, मुझे ये यकीन है। चलो बाय गाइस, टेक केयर।